अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम रबिया साजिद है और मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने जो न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर उसके बाद हमने लैंग्वेज डिसऑर्डर किया था। तो आज हम जो करेंगे वो है स्पीच साउंड डिसऑर्डर। स्पीच साउंड डिसऑर्डर को हम स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। स्पीच साउंड डिसऑर्डर होता क्या है? स्पीच साउंड डिसऑर्डर में वर्बल एक्सप्रेशन होता है एक इंडिविजुअल के कोग्निटिव, उसके कोग्निटिव क्या हो सकती है, उसकी साइज स्किल्स, उसमें उसका कंटेंट आ सकता है, उसका उसका प्रोसेस आ सकता है और उसकी इमोशंस आ सकते हैं। कैसे वो दूसरों से बात कम्युनिकेट करने के लिए कौन से वर्ड्स को प्रोड्यूस करता है, उसका साउंड कैसा होता है, क्या बीच में उसको दूसरों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है या नहीं। क्लैरिटी ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सोशल इंटरेक्शन में। जब आप किसी से बात करते हो, चाहे वो अपनों से हैं, स्ट्रेंजर से बात करते हो, जब तक उनको बात समझ नहीं आएगी तब तक वो आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलेगा ही नहीं। दूसरी चीज़ आ जाती है एजुकेशन में, उसके बाद ऑक्यूपेशन में। हर चीज़ में जो है क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी स्पीच में तब तक आपको इसी तरह की प्रॉब्लम होती रहेंगी। वो उसके सोशल इंटरेक्शन है, वो एजुकेशन है, वो ऑक्यूपेशनल है। उसके अलावा सेल्फ इमेज हमारा जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ एफिकेसी जो है, वो भी जो है क्लैरिटी और स्पीच पे डिपेंड करती है। अगर आपकी क्लियर वॉइस नहीं है या आप सही से बोल नहीं पा रहे तो आपको इस चीज़ की एम्बेरसमेंट होती है कि मेरी बात जो है वो दूसरा बंदा समझ नहीं रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ तब भी समझ नहीं आ रही। सो ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉब्लमेटिक होती हैं साउंड डिसऑर्डर की डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या है? चिल्ड्रन हैव परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन सेइंग वर्ड्स और प्रोड्यूसिंग साउंड करेक्टली क्यों आया? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल हो सकती है। स्पीच साउंड डिसऑर्डर को DSM-4 में फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था। DSM-5 में इसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। उसके बाद अगर हम इसके ऑनसेट की बात करें तो ऑनसेट जो है ये इसका स्टार्ट होता है चाइल्डहुड डेवलपमेंटल स्टेज से। मतलब चाइल्ड जो है जब वो बैबलिंग और इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना शुरू करता है, ये तब स्टार्ट होती है। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि एक चाइल्ड को या एक पर्सन को स्पीच साउंड डिसऑर्डर है, तो उसके फर्स्ट जो है वो यही है कि परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी होती है उसकी स्पीच साउंड प्रोडक्शन में, कि उसको दूसरों को उसकी जो बात है वो समझ ही नहीं आ रही। फिर दूसरी चीज़ जो आती है वो है कि डिस्टर्बेंस होती है जो कोज करती है उसको सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी आती है, जिसकी वजह से वो एकेडमिक अचीवमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा होता है। उसके अलावा सोशल इंटरेक्शन में वो बात नहीं किसी से नहीं इंटरेक्ट कर रहा होता। उसके अलावा जो उसकी ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस है वो भी इसकी वजह से ख़राब हो सकती है, बिकॉज उसकी बात जब कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो अगले लोग भी उसकी बात सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। उसके बाद इसका ऑनसेट आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका ऑनसेट डेवलपमेंटल पीरियड चाइल्डहुड की स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। और मेन जो चीज़ है वो ये है कि इसको एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता किसी कंजेनिटल या किसी और न्यूरोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशन के साथ, लाइक क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट जॉ है, कोई टंग का या लिप्स का कोई इशू है जिसकी वजह, या फिर हेयरिंग लॉस है, इन सब की वजह से स्पीच साउंड डिसऑर्डर नहीं होता। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं कि अगर चाइल्ड को कॉन्टीन्यूसली ईयर पेन है या ईयर इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि उसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर हो, कि उसको पहले, क्योंकि बच्चा जो है वो सुनता है चीज़ों को, तो अगर उसको वो सुन नहीं पा रहा सही तरीके से तो इस वजह से भी हो सकता है कि उसको उसकी स्पीच प्रोडक्शन में इशू हो। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि इसके रिस्क फैक्टर में ये चीज़ आती है कि जब ये कॉन्टीन्यूसली आपकी लैंग्वेज स्पीच साउंड डिसऑर्डर होता है या स्पीच साउंड प्रॉब्लम होती है, कॉन्टीन्यूसली चली आ रही, तो अडल्टहुड में जाके आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को बुली किया जाता है जब वो अटक अटक के या कोई रे या डे, मतलब लाइक उनकी लैंग्वेज में ऐसा कुछ आ जाए तो वो क्या करते हैं कि उनकी वो बुली करते हैं, बच्चे जो होते हैं दूसरी उसकी क्लास वाले वगैरह, वो उसको उसका मजाक वगैरह बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। उसके अलावा हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट हो लेकिन वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहा, तो इस वजह से लोग उसको लेस इंटेलिजेंट
मानते हों, या फिर वो हो ही लेस इंटेलिजेंट, लाइक उसका एवरेज IQ हो। उसके अलावा क्या हो सकता है, यही चीज़ उसकी इम्पेक्ट करती है उसकी लर्निंग वगैरह पे, लाइक उसको होगा कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही, या वो कुछ याद करता है दूसरों तक, टीचर को नहीं समझ आ रही, तो वो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी लर्निंग जो है वो भी कम होती जाएगी। उसके अलावा 18% चिल्ड्रन में जो है वो 3-4 ग्रेड में जब बच्चे होते हैं तो उनकी रीडिंग इशू बहुत ज़्यादा होता है उनको। फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स के उसकी फोनीम्स वगैरह में इशू है, कि बेसिक जो यूनिट है साउंड का, जो लैंग्वेज का, वो इसको नहीं आता। फिर उसके बाद आ जाता है कि वो कुछ ना चीज़ ऐड कर सकता है अपनी लैंग्वेज में, कुछ चीज़ें ओमिट कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर देगा, चेंज कर देगा, अल्टर कर देते हैं वर्ड्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग में इशू होती है। अगर हम ऐड की बात करें तो कैसे वो ऐड करेगा चीज़ों को, जैसे वो कोई ना कोई डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड की जो होगी, जो बात होगी या वो जो वर्ड होगा जिसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट होगी। अब ओमिट कैसे है, जैसे अगर हम बात करें कि वो कोई बात करता है, जैसे डोगी है तो वो ओगी बोलेगा, पानी है तो मानी बोलेगा, मतलब डिफरेंट वर्ड्स को वो इस तरीके से बोलेगा। उसके अलावा डिस्टॉर्टेड क्या है कि उसकी जो लिपसिंग है उसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। उसके अलावा सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, जैसे बच्चे क्राई है तो वो उसमें जैसे रे और अड़े में होती है मिस्टेक, के लोग रे या अड़े नहीं बोल पाते, सीन या शीन में डिफ़िकल्टी होती है, जैसे सारे को शारा बोल रहे होते हैं वो लोग। तो ये जो सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लाइक इससे सब्स्टिट्यूट कर लेगा, अल्टर कर लेगा, चेंज कर लेगा, ओमिट कर लेगा, या कोई ना कोई चीज़ें वो अपने लैंग्वेज में ऐड कर लेता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 2 इयर्स का बच्चा है वो स्टार्ट करता है बात करना, जिससे एक वर्ड बोल रहा होता है, लेकिन जो अगला पर्सन है वो उसकी जो मदर होती है स्पेशली, वो अंडरस्टैंड कर ले। जैसे वो पानी बोलता है तो उसको पता होता है कि अब इसको पानी की ज़रूरत है, या वो फीडर की बात करता है, या कोई ऐसा एक वर्ड की वजह से उसको पूरा सेंटेंस हम लोग उसकी मदर या जो भी होते हैं वो जान लेते हैं। अब जो 4 ईयर का बच्चा है उसकी भी बात बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जो 8 ईयर का बच्चा है उसकी परफेक्ट होनी चाहिए लैंग्वेज के, एक एक वर्ड जो है वो दूसरों तक अंडरस्टैंड। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 6 ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक जो है बीच में तोतला सा बोलते हैं, कुछ वर्ड्स को ओमिट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन जब वो 8 ईयर की एज तक पहुँचते हैं तो उनका जो लैंग्वेज है, वो जो उनका स्पीच प्रोडक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, किसी वोकल पोर्ड में या किसी साउंड में या किसी चीज़ में इस तरह के कोई इशू नहीं होता। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि चाइल्ड जो है उसको कोई और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, जैसे ऑटिज़म हो सकता है, या उसको हेयरिंग लॉस, जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उसके अलावा हेयरिंग लॉस हो सकती है उसकी, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से उसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर हो गया हो। उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो स्पीच साउंड पैथोलॉजिस्ट होता है वो इनके ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है कि चाइल्ड जो है वो नॉर्मल स्पीच की, नॉर्मल लोगों की तरह बोलना शुरू कर दे। और दूसरी चीज़ आती है स्पोर्टिव थेरेपी के, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी सेल्फ इमेज को ठीक करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए सपोर्टिव थेरेपी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है, मुफीद होती है, यूज़फुल होती है उनके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।